अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं दिलावर अंजुम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद दिलावर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम ओज़िमेंडियस है। स्क्रीन पे आपको टाइटल तो नज़र आ चुका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए पोएम किसने लिखी। इसको लिखने वाले जो राइटर हैं, जो पोइट हैं, उनका नाम है पर्सी बिश शेले। अब पर्सी बिश शेले ने ये जो पोएम है वो लिखी है 1818 में। इस पोएम को लिखा गया और ये जो पोइट हैं इनको कहा जाता है जी रोमांटिक पोइट। याद रखिएगा, जब भी ये वर्ड रोमांटिक लिटरेचर के अंदर यूज़ किया जाता है इट मीन्स दैट इट रेफर्स टू इमेजिनेशन की तरफ ये रेफर करता है। मीन्स कि इनकी जितनी भी पोइट्री है वो इमेजिनेशन के ऊपर बेस करती है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और पोइट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ही इज़ अ सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्मिस्ट। मीन्स कि इन्होंने जो भी वर्क लिटरेचर का प्रोड्यूस किया है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न थी। ये सोसाइटी को अपलिफ्ट करना चाहते थे, पॉलिटिकली स्टेबल करना चाहते थे। ये जो पोएम आज हम पढ़ेंगे ओज़िमेंडियस, ये इसलिए लिखी गई ताकि सोसाइटी को अपलिफ्ट किया जा सके। इसके बाद ये जो पोएम है ये है जी 14 लाइन पोएम, यानी कि एक सोनेट है। अब पोएम को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको जो टाइटल है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो वर्ड ओज़िमेंडियस है ये एक ग्रीक वर्ड है और ये रेफर किसकी तरफ करता है? ये रेफर करता है जी फेरो रेमेसिस II की तरफ रेफर करता है, जिसको उर्दू में फेरोन कहा जाता है, उसकी तरफ रेफर करता है। और ये टाइटल अब आपको क्लियर हो चुका है कि इसका ये टाइटल क्यों है और इसमें क्या जो थीम है और क्या मैसेज वो अपने राइटर्स, अपने जो ऑडियंस हैं, अपने जो रीडर्स हैं उनको देना चाहते हैं। तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। पहली लाइन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। अब ये एंटीक लैंड का मतलब होता है कोई पुराना ज़माने का लैंड जो है, लेकिन ये रेफर किसकी तरफ कर रहा है जी? इजिप्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि जो मैंने टाइटल आपको बताया वो क्या था जी? ओज़िमेंडियस। अब जब टाइटल जो है वो ग्रीक किंग को रेफर कर रहा है, फेरो को रेफर करता है, तो इस वजह से ये जो लैंड जहाँ से वो ट्रैवलर चलता हुआ है, जिसकी पोइट से मुलाकात होती है, वो भी इजिप्ट से है। ठीक है, एंशिएंट लैंड से है। Who said? अब वो पोइट जो है, ये सारी की सारी जो पोएम है वो बेसिकली क्या है? एक नरेशन है। अब यहाँ पे जो ट्रैवलर है वो पोइट को कुछ बताने लगा है। अब ये लाइन आपको समझ आ चुकी होगी। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड हु सेड, उसने क्या कहा? टू वेस्ट एंड ट्रंकलेस लेग ऑफ स्टोन्स। अब यहाँ पे क्या है कि इसने बताया कि इसने एक ऐसी लेग्स देखी हैं जो स्टोन की बनी है, लेकिन उसके ऊपर का जो धड़ है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। और उसने क्या देखा? स्टैंड इन द डेजर्ट, वो एक रेगिस्तान के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। नियर देम ऑन द सैंड, करीब ज़मीन रेत के ऊपर वो क्या चीज़ देखता है? वो रेत के ऊपर देखता है कि हाफ संक शैटर्ड विजेज लाइज। अब विजेज क्या चीज़ होती है? विजेज कहते हैं पर्सन का फेस, इंसान का चेहरा। वो जो स्टैचू जिसको वो ट्रैवलर देखता है उसका जो चेहरा ज़मीन के अंदर आधा धंसा हुआ है, लेकिन वो शटर्ड है। शटर्ड का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टेड, ब्रोकन, आधा टूटा हुआ है। अब उस चेहरे को जब वो गौर से देखता है तो वहाँ पे क्या है? हुज फ्राउन। फ्राउन मीन्स जो माथे के ऊपर लाइन आ जाती हैं जो रेफर करती हैं किस चीज़ को? डिसअप्रूवल को। जब आप अपने ऑर्डर से अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होते हुए किसी चीज़ से इनकार करते हैं, जो माथे के ऊपर लाइनें आती हैं वो क्या है? फ्राउन। तो उस चेहरे के ऊपर, वो जो स्टैचू का चेहरा है उस पर फ्राउन नजर आ रहे हैं। फिर क्या चीज़ वो देखते हैं? वो जो ट्रैवलर है बताता है एंड रिंकल लिप्स, और उसके होंठों के ऊपर जो है वो झुर्रियाँ सी पड़ी हुई है। दैट शोज रूड एटीट्यूड, कि उसके मिजाज में सख्ती थी, उस रूलर के मिजाज में सख्ती थी। स्नीयर, स्नीयर का मतलब क्या होता है? स्माइल। लेकिन कौन सी स्माइल? क्रूअल स्माइल। जब आप किसी को सख्त ऑर्डर देते हैं, कोल्ड कमांड मीन्स अनफ्रेंडली ऑर्डर। जब आप सख्त ऑर्डर देते हैं और उस ऑर्डर देने में जो आपको मज़ा आता है और जो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, वो मुस्कुराहट उस स्टैचू के फेस के ऊपर रिप्रेजेंट हो रही थी। अब यहाँ पे वो जो ट्रैवलर है वो बता रहा है कि स्टैचू का हालांकि जो चेहरा है वो सैंड में मौजूद है, हाफ संकन, ब्रोकन डाउन, लेकिन उस चेहरे के ऊपर क्या चीज़ नज़र आ रही है? फ्राउन। मीन्स के माथे पे जो बल पड़ते हैं वो नज़र आ रहे हैं। उसके बाद रिंकल लिप्स वो विजिबल है और चेहरे पे एक मुस्कुराहट, जो जालिमाना किस्म की जो मुस्कुराहट है वो भी नज़र आ रही है। अब यहाँ पे कहता है टेल। ये सारी बातें क्या बता रही हैं? टेल दैट इट्स स्कल्प्टर। स्कल्प्टर किसको कहते हैं? स्कल्प्टर कहते हैं हु क्रिएट स्कल्पचर्स, जो मुजस्मे बनाता है, जो स्टैचू बनाता है। उस स्टैचू बनाने वाले ने, जो स्कल्प्टर था, उसने क्या किया? वेल दोज पैशन रेड। इस शख्स के, इस किंग के, इस फेरो के जो पैशंस हैं, उनको बहुत जज्बात जो हैं, इमोशंस हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से उसने रेड किया। कैसे पता लग रहा है? विच येट सर्वाइव, जो अभी तक जिंदा हैं और अभी तक वो पैशन नजर आ रहा है। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, हालांकि वो जो चेहरा है वो लाइफलेस है, उस चेहरे के ऊपर अभी भी वो इमोशंस
जो स्कल्प्टर है, बनाने वाला, मुजस्मा बनाने वाला, उसने इतने अच्छे तरीके से उन इमोशंस को ड्राइव किया, वो अभी तक नजर आ रहे हैं। द हैंड दैट मोक्ड देम, अब यहाँ पे हैंड किसकी तरफ रेफर कर रहा है? जो मुजस्मा बनाने वाला है, स्कल्प्टर की तरफ रेफर कर रहा है। मोक का मतलब होता है कॉपी करना, यहाँ पे वैसे मजाक उड़ाना, यहाँ पे मतलब है कॉपी करना या इमिटेट करना। उसने उसके चेहरे और एक्सप्रेशन को बड़े अच्छे तरीके से इमिटेट किया है। एंड द हार्ट दैट फेड, ये हार्ट किसकी तरफ रेफर कर रहा है? ये हार्ट बेसिकली उस किंग की तरफ रेफर कर रहा है, जो उसका जो किंग का जो दिल है, वो इतने सारे जो है वो सख्ती मिजाज के अंदर वो सारी चीजें उसमें नरिश हुई और उसके चेहरे तक पहुंची उसकी तरफ, लेकिन सब जा चुके। अब यहाँ पे पोएम का जो पहला स्टेंजा है, सोनेट का पहला स्टेंजा खत्म होता है। ये 8 लाइन्स हैं, कंप्लीट होगी। अब हम जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसकी तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या पहली लाइन है जी? ऑन द पेडेस्टल these words appear। पेडेस्टल कहते हैं जहाँ पे स्टैचू रखा जाता है, उसके नीचे जो उसकी बेस होती है जिसके ऊपर स्टैचू एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे थे, बड़े जबरदस्त वर्ड हैं। लिखते हैं जी, माई नेम इज ओजिमेंडियस, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स, ye mighty and despair। अपना नाम बता रहा है, ओजिमेंडियस, मैं किंग, बादशाहों का भी बादशाह हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, जब मेरे कामों की तरफ देखोगे, जो मैंने कारनामे किए हैं। ye mighty, ye means you, जितने भी तुम बड़े क्यों ना हो, जितने भी तुम पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन जब तुम मेरे कामों को देखोगे तो क्या होगे? लूज हार्ट, डिस्पेयर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, हैरान हो जाओगे कि मैंने इतने ज्यादा काम किए, इतनी सारी चीजें बनाई, इतना सारा मैंने कंट्रीब्यूट किया। आगे चलते हैं, लेकिन इसके बाद बरक्स रियलिटी क्या है? नथिंग बिसाइड्स रिमेन। उस स्टैचू के जो टूटा फूटा था उसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं था। राउंड द डिके, डिके किसकी तरफ रेफर कर रहा है? वो गलने सड़ने वाला जो स्टैचू है। राउंड द डिके ऑफ द कोलोसल wreck, wreck किसको कहते हैं? डैमेज, वो जो टूट फूट की चीज शिकार हुई भी है, ये रेफर कर रहा है स्टैचू की तरफ। कोलोसल मींस एक्सट्रीम, जो अभी बहुत ज्यादा बुरी हालत के अंदर स्टैचू मौजूद है, उसके नजदीक कुछ भी नहीं था। तो क्या चीज थी वहां पे मौजूद था? बाउंडलेस एंड बेयर। बाउंडलेस का मतलब क्या होता है? जिसकी बाउंड्रीज नहीं होती। बेयर मींस ओपन। क्या चीज ओपन? द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फॉर अवे। लोन मींस अकेले, तने तनहा, सिर्फ और सिर्फ उस स्टैचू के इर्द गिर्द, जो खुद क्या कह रहे हैं? मेरे काम देखोगे तो हैरान हो जाओगे। उसके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ सैंड मौजूद है, एंड लेवल सैंड, और हमवार सैंड वहां पे मौजूद है। स्ट्रेच फॉर अवे, यानी उसके पास कुछ भी नहीं मौजूद। उम्मीद करता हूँ इस पोएम को जैसे हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा है, अब आपको ये सारी की सारी पोएम क्लियर होगी। अब हम पैराफ्रेज की तरफ मूव करते हैं। इसकी पैराफ्रेज रीड कर देता हूँ। पहले जो 8 लाइंस मीन फर्स्ट स्टैंजा है उसकी पैराफ्रेज हम पढ़ते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट जो लाइंस हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। वंस a traveler told a tale of a giant stone legs standing alone in the desert. Nearby, buried in sand, lay a broken face. It frowned and sneered, showing even in ruin the power it once held. वो चेहरा अभी भी बता रहा है, जो उसके पास एक अथॉरिटी थी, पावर थी, लेकिन वो बहुत जमानों पहले। The sculptor, वो जो मुजस्मा बनाने वाला है, who made it captured these feelings perfectly, even though the face itself was now lifeless. हालांकि वो जो चेहरा है अब उसमें जिंदगी नहीं है, लेकिन उसके जो इमोशंस अभी तक चेहरे पे नजर आ रहे हैं, उस स्कल्पचर के चेहरे पे नजर आ रहे हैं, उस स्टैचू के चेहरे पे नजर आ रहे हैं। द हैंड दैट carved the throne and the heart behind it are both gone. वो जो दिल जिसमें इतने सख्त इमोशंस थे वो भी चला गया, और जो हाथ यानी जो आर्टिस्ट है जिसने बनाया वो भी चला गया। नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। ऑन द बेस बिलो, वो जो पेडेस्टल है, वर्ड्स बोस्टेड, शोखी मारी गई, यानी कि वो अल्फाज कौन से मौजूद थे? I am the mightiest king. Look at what I built and be sad, और परेशान हो जाओगे, लेकिन हकीकत में उसके आसपास क्या है? But all that remained was crumbling ruins. Only endless empty desert stretched around them. हर तरफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत है। अब राइमिंग स्कीम पे मूव करते हैं। आपने राइमिंग स्कीम आइडेंटिफाई करना आपको पता होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो स्टेंजा के आखिरी वर्ड्स हैं वो एक पेज पे रफ वर्क के तौर पे लिख देने हैं, और जो पहला लफ्ज़ है उसके आखिरी साउंड को आपने देखना है लैंड, यहाँ पे ए लगा देंगे। अब इससे मिलते हुए जितने भी साउंड्स आएंगे वो ए ही आएगा। अब स्टोन और लैंड के साउंड डिफरेंट है, लिहाजा हम ए के बाद बी लेटर आता है तो स्टोन के सामने बी लगा दोगे, लेकिन अब सैंड जो है वो राइम कर रहा है लैंड के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इसी तरह स्टोन राइम कर रहा है फ्रोन के साथ, स्टोन और फ्रोन एंडिंग साउंड सेम है, बी आ जाएगा। कमांड
सैंड के साथ जो है वो राइम कर रहा है, इसलिए ए आ जाएगा। रेड ऑल टुगेदर डिफरेंट साउंड है, सी आ जाएगा। थिंग्स डिफरेंट साउंड है, अब रेड और फेड सेम साउंड है, इसलिए यहाँ पे सी आ जाएगा। अपीयर ऑल टुगेदर डिफरेंट साउंड है, ई आ जाएगा। किंग्स और थिंग्स सेम साउंड है, डी आ जाएगा। डिस्पेयर, इसीलिए यहाँ पे ई आ जाएगा क्योंकि डिस्पेयर, अपीयर, डिस्पेयर, बेयर, इन तीनों के साउंड सेम आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे जो डिके है इसका साउंड राइम कर रहा है अवे के साथ। जब आप इस तरह से अल्फाबेट्स लिख लोगे तो इसकी राइम स्कीम क्या बनेगी ये आपको पता होना चाहिए। ए बी, ए सी, डी सी, ई डी, ई एफ, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। अब आगे थीम्स की तरफ मूव करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थीम नजर आती है, वो है जी इम्परमानेंस ऑफ पावर। इम्परमानेंस का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर यानी कि मुस्तकिल मिजाजी ना हो, परमानेंट ना हो, जो पावर होती है, अथॉरिटी होती है, किंगशिप होती है, ये आपके पास हमेशा नहीं रहती। इसने कभी ना कभी आपसे ख़त्म हो जाना है, कभी ना कभी इससे आपने छिन जाना है। तो इंसान को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, जो शेले हैं वो किस तरह के पोएट हैं, रोमांटिक है, इमेजिनेशन पे लिखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते हैं सोसाइटी में। तो ये मैसेज है अपनी सोसाइटी को वो देना चाह रहे थे कि आपके पास अथॉरिटी सोच समझ के इस्तेमाल करें, हमेशा नहीं रहेगी। इसी तरह एक और मैसेज यहाँ पे देख सकते हैं जी, डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ टाइम। ये एक और इम्पॉर्टेंट थीम है क्योंकि वक्त के साथ साथ जितनी भी आपके पास अथॉरिटी हो, टाइम उसको ले लेता है। यानी कि जो टाइम गुजरता जाएगा आपके पास वैसी स्ट्रेंथ नहीं रहती, टाइम गुजरने के साथ साथ आपकी अथॉरिटी नहीं रहती, टाइम गुजरने के साथ साथ आपके पास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपसे छिनती चली जाती हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हम लिटरेरी डिवाइसेस पे मूव करते हैं। अगर आपने लिटरेरी डिवाइसेस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको इनका आइडिया नहीं है तो ये आई बटन आपको वहाँ पे ले जाएगा, तो उसके ज़रूर आप मेरी लिटरेरी डिवाइसेस पे एक वीडियो है वो ज़रूर देख लें। यहाँ पे इमेजरी एग्जिस्ट करती है। इमेजरी सिंपल वर्ड्स में क्या है कि वो लाइन जिसको आप पढ़ते ही आपके माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे इमेजरी क्या है, टू वेस्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, पढ़ते ही आपके माइंड में एक इमेज बन जाता है। इसी तरह हाफ संकन शटर्ड विजेज, वो जो चेहरा है हाफ संकन इमेज बन जाता है माइंड में। एंड रिंकल्ड लिप्स एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, वो जो मुस्कुराहट है, क्रूअल स्माइल है और जो रिंकल्ड लिप्स हैं वो भी आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है। The lone and level sand stretch far away, ये लाइन भी पढ़ते ही आपके ज़हन में आ जाता है कि वो किस तरह स्टैचू मौजूद होगा और उसके इर्द गिर्द किस तरीके से हर तरफ सैंड ही सैंड है। आयरनी क्या होता है, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है इसकी, द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। आयरनी क्या है, वो जो स्टेटमेंट है, वो जो पेडिस्टल के ऊपर लिखी हुई है, माय नेम इज ओजिमेंडियस, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माय वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर। अब ये कह रहे हैं कि मेरे जो है वो बड़े काम मैंने किए हैं, जो ही आप मेरे काम देखोगे हैरान हो जाओगे, लेकिन उस स्टैचू के इर्द गिर्द क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सैंड ही सैंड है। तो ये यहाँ पे आयरनी एग्जिस्ट करती है। अगली लिटरेरी डिवाइस पे आते हैं जी, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बड़ी सिंपल है कि ऐसे वर्ड्स एक लाइन के अंदर आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं जिनके जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स, वो रिपीट हों। एग्जांपल्स आपके सामने है, लाइक कोल्ड कमांड, बाउंडलेस बेयर, इसी तरह लोन एंड लेवल। अगली एग्जांपल पे चलते हैं जी, एसोनेंस। एसोनेंस वो होते हैं कि जो वॉवल साउंड की रिपीटेशन होती है विद इन वर्ड्स सेम लाइन के अंदर, तो वो एसोनेंस होता है। लाइक स्टैंड, स्टैंड, वेल, रेड, यहाँ पे जो है वो साउंड्स रिपीट हो रहे हैं। अगली लिटरेरी डिवाइस, जो लास्ट लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे नजर आती है, वो है जी स्निग्धकी। स्निग्धकी क्या होती है कि आप एक वर्ड बोलते हैं और वो जो पार्ट है वो पूरे होल की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, द हैंड दैट मोक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड। अब यहाँ पे हैंड का वर्ड यूज हुआ है। हैंड का मतलब हाथ नहीं है, हैंड का मतलब क्या है, हैंड का मतलब आर्टिस्ट है, वो स्कल्प्टर है जिसने वो स्कल्पचर बनाया है। इसी तरह यहाँ पे अगला वर्ड हार्ट लिखा हुआ है। हार्ट किसकी तरफ रेफर कर रहा है, हार्ट दिल की तरफ नहीं, वो किंग की तरफ रेफर कर रहा है, पूरे के पूरे किंग को। दैट फेड, जिसने इतने सख्त इमोशन जो है उसने अपने अंदर जो है वो नरिश किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी पोएम जो हमने लिटरेरी डिवाइसेस और थीम्स, हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर आज मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही आपने बेल आइकन दबाना और ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस जो है वो आप तक पहुँच सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।